हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज अर्थशास्त्र का तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को, सारे मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत की खाद्यान्न उत्पादन में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल का। ठीक है, 2019 और 20 का आंकड़ा देखा जाए तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था तो 295.67 मिलियन टन था, जिसमें चावल का था, चावल का कितना था? तो चावल का 117.94 मिलियन टन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे गेहूँ था 107.18 मिलियन टन। ठीक है, और मोटा अनाज सबसे कम था 47.54 मिलियन टन। ठीक है, ये 19-20 का आंकड़ा है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है किसका? तो चावल का हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा भी आप लोग याद रखिएगा, डाटा भी पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है? तो ये द्वितीय चरण। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का द्वितीय चरण का अनुभव किया जा रहा है। माल्थस ने जो है जनसंख्या के विकास के कुल 4 चरण बताए थे, और इस परिप्रेक्ष्य में भारत के द्वितीय चरण से गुजरने का जो है तात्पर्य है कि इस चरण में जो है जन्म दर तो ऊँची रहती है, किंतु बेहतर भोजन आपूर्ति होने के कारण मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे दूसरा आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के अर्थशास्त्री हैं। तो प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के अर्थशास्त्री कौन है? तो रिकार्डो, स्मिथ और माल्थस, ये तीनों हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के समर्थक देखा जाए तो रिकार्डो, स्मिथ, माल्थस के अलावा जे.एस. मिल भी था। ठीक है, मिल भी था, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी न्यूनतम प्रयास परिकल्पना में भी विशेष महत्व है। तो किसका विशेष महत्व है? तो आय वृद्धि तथा आय पतन शक्तियों पर। ठीक है, क्रांतिकारी न्यूनतम प्रयास परिकल्पना में आय वृद्धि तथा आय पतन शक्तियों का विशेष महत्व रखा जाता है। इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो लेविस्टीन ने किया था। ठीक है, क्रांतिकारी न्यूनतम प्रयास का परिकल्पना दिया था लेविस्टीन ने। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शुम्पीटर जोर देते हैं। तो किस पर जोर देते हैं? तो नव प्रवर्तन की भूमिका पर। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में जो है शुम्पीटर नव प्रवर्तन की भूमिका पर जोर देते हैं। शुम्पीटर के अनुसार जो है विकास का कारण आर्थिक गतिविधियों के चक्रीय प्रवाह में असतत विचलन है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, बर्डून का नियम बताता है। तो बर्डून का नियम क्या बताता है? तो जनसंख्या वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि में धनात्मक संबंध ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, दी एफ्लुएंट सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता थे जे.के. गैलब्रेथ। ठीक है, जे.के. गैलब्रेथ। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है। तो टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? सतत विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, उनकी एक पुस्तक थी, और इसमें जो है आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, परंपरावादी अवस्था, दूसरा था आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, और तीसरा था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा था परिपक्वता की अवस्था, पांचवा था अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में जो है टेक ऑफ स्टेज का अर्थ होता है सतत विकास प्रारंभ का होना। ठीक है, और
प्रोफेसर रुस्टोव ने इस सिद्धांत को जारी किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर के जो है 31 मार्च 1956 तक थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्ध और विभाजन द्वारा जो अर्थव्यवस्था को हानि हुई थी उसको पूरा करना था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को तदर्थ अनुदान हेतु गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो किसको महत्व दिया गया है सर्वाधिक? तो जनसंख्या को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यों को तदर्थ अनुदान देने हेतु जो है गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व जनसंख्या को दिया गया है। और गाडगिल फार्मूले में जो है जनसंख्या को 60% भार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रति व्यक्ति आय, कर, सिंचाई एवं ऊर्जा परियोजनाओं व विशेष समस्याओं इत्यादि के लिए जो है 10% भार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है? आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन है? तो उच्च जीवन स्तर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक उच्च जीवन स्तर है। और उच्च जीवन स्तर की माप जो है मानव विकास सूचकांक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जो है साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय तथा जन्म के समय जीवन की संभावना को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, योजना आयोग एक संस्था है। तो ये परामर्शवादी संस्था है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केसी नियोगी समिति की जो है संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, और यह एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। अगर गैर सांविधिक दे तभी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और योजना आयोग के स्थान पर जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिपादित विकास की परिभाषा दी जाती है। तो प्रतिपादित विकास की परिभाषा कैसे दी जाती है? तो जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है परंतु भविष्य पीढ़ी की क्षमता को अनदेखी नहीं करता, वो क्या होता है? प्रतिपादित विकास की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का आरंभ कब से हुआ? तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993-94 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 2 अक्टूबर 1993 से आरंभ की गई। और इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों, जहाँ 20,000 जनसंख्या वाली शहरों, ठीक है, कि शिक्षित बेरोजगारों को जो है स्वरोजगार के अवसर जो है उपलब्ध कराना है। और इसमें जो है अधिकतम 12,500 रुपये प्रति उद्यमी की दर से जो है अनुदान देय होगा। और इस योजना में जो है 1 अप्रैल 1994 को CUSEEUY योजना का जो है विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कौन सा और योजना विलय किया गया? तो CUSEEUY इसको जो है इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्थापन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अवस्थापन में सम्मिलित नहीं किया जाता है शिक्षा को। ठीक है, सम्मिलित क्या किया जाता है? ऊर्जा, यातायात, बीमा, ये सभी जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है, लेकिन शिक्षा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ?
तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये अप्रैल 2005 को, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो हुई थी 12 अप्रैल 2005 को किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को पहुँचगम्य, वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई है आपका दावोस में, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में है दावोस, वहाँ पे वार्षिक बैठक संपन्न हुआ है विश्व आर्थिक फोरम की, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना परिणाम था, किसका परिणाम था? तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौते का परिणाम था, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना के लिए जो है 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जो है 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्याप्त विचार विमर्श के बाद जो है एक ऐसे माध्यम की खोज की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान की कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और इस प्रकार देखा जाए तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुई, ठीक है। और जिसने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से प्रारंभ किया, ठीक है। तो यहाँ सारे पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना था? तो ये WTO का, विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है। उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम WTO की स्थापना था और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का इतिहास जो है 15 अप्रैल 1994, ठीक है, से प्रारंभ हुआ था, जब मोरक्को के एक शहर मराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको गैट कहा जाता है, उसके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे प्रश्न में। तो यहाँ पे आयात प्रतिबंध, ये जो है मौद्रिक नहीं है, ठीक है। किसी देश का विश्व के अन्य देशों से किए गए समस्त लेन देन के सौदे को भुगतान संतुलन कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु जो है अनेकों तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें अवमूल्यन है, विनिमय नियंत्रण है, आयात प्रबंधन है, ठीक है, लेकिन आयात प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया तो कब? तो ये जुलाई 1991 में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जो है 2 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया। पहला था 1949 में भारतीय रुपये का जो है उन्मूलन किया गया और उसके बाद दूसरा था 1966 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लचीली विनिमय दर का विचार आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो मांग तथा पूर्ति दोनों सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। लचीली विनिमय दर जो है इसका विचार बाजार की मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात कहा जाए तो इसका निर्धारण बाजार की शक्तियाँ करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया। तो आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन, इसको जो है अपनाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और यह वृद्धि जो है व्यापार की मात्रा एवं मूल्य दोनों से हुई। फिर भी इस वृद्धि को जो है संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। तो स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु कौन सा रहा है?
तो वो श्रम विभाजन, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार जो है स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु श्रम विभाजन होता है और उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन का विनिमय से अविभाज्य संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल जाने की रही है? तो ये किया था सिंगर प्रेविस ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंगर प्रेविस ने कहा था व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल जाने की रही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गुस्टाव कैसल ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रय शक्ति समता का सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्टाव कैसल ने किया और क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था डेविड रिकार्डो ने। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया और यह सिद्धांत विभिन्न देशों में समान वस्तुओं की उत्पादन लागत में अंतर पर आधारित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो IDBI कहा जाता है, देश में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था है। ठीक है, इसको 1 अक्टूबर 2004 को IDBI लिमिटेड के रूप में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। जो कंपनी की अवधि जो है 1956 के तहत एक कंपनी तथा RBI एक्ट 1934 के तहत जो है एक अनुसूचित बैंक माना जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है? तो ये है आपका निर्यात। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में जो प्राथमिकता क्षेत्र है वो निर्धारित किया गया है किस किस क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में, लघु उद्योग में और कमज़ोर वर्गों में। ठीक है, लेकिन निर्यात के क्षेत्र में इसको नहीं रखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, व्यवहार में खुले बाजार की क्रियाएं भारत में मुख्य रूप से विक्रय से संबंधित है? तो वह जो है सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार में खुले बाजार की क्रियाएं जो है भारत में मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय से संबंधित है। अगर देखा जाए तो खुले बाजार की प्रक्रिया का तात्पर्य है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के निर्गमित ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि नहीं है? तो वो है 273 दिन। ठीक है, भारत में निर्गमित ट्रेजरी बिल की जो है परिपक्वता अवधि 91 दिन की होती है, 182 दिन की होती है और 364 दिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो 273 दिन का ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो ये साहूकार, ये संस्थागत साख का स्रोत नहीं माना जाता है। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, ये सभी जो है संस्थागत साख के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर उधार देता है उसे जाना जाता है, तो उसे रेपो दर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत का रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर से उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
34 नंबर प्रश्न है, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? तो अप्रत्यक्ष करों में कमी ये कारण होगी जो मुद्रास्फीति को जन्म देगी। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो अप्रत्यक्ष करों में कमी के कारण जो है मुद्रास्फीति में जो है वृद्धि होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है इसमें आय परिवर्तनों को मापना। तो ये है मुद्रा की क्रय शक्ति। ठीक है, मूल्य सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य मुद्रा की स्थिर कीमतों को एवं चालू कीमतों पर क्रय शक्ति का माप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के एमवी बराबर पीटी प्रारूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यम मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन को मापना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यम मुद्रा की मांग को मापता है, ये भी गलत हो जाएगा। वी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने हेतु तो मुद्रा के औसत प्रयोगों को मापता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। वी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने हेतु तो मुद्रा के कुल प्रयोगों को मापता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है मुद्रा के परिणाम सिद्धांत यम वी बराबर पीटी प्रारूप, इसमें क्या होता है, वी वस्तुओं जो वस्तु है और सेवाओं को खरीदने हेतु तो मुद्रा के औसत प्रयोगों को मापा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति प्राप्त मुद्रा को जो है विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। जैसे भारतीय नोट तथा प्रतीक मुद्रा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के प्रतीक के रूप में जारी की जाए। अर्थात देखा जाए तो यदि व्यक्ति चाहे तो नोट के बदले उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है तो मूल्य की इकाई ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, मुद्रा द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा जाए तो उसमें आ जाता है प्रारंभिक कार्य, आकस्मिक कार्य और गौण कार्य। 3 प्रकार के कार्यों का वर्णन किया जाता है। अब प्रारंभिक कार्य में जो है विनिमय का माध्यम हो जाता है, मूल्य मापक हो जाता है। आकस्मिक में जो है सामाजिक आय का वितरण हो जाता है, सीमांत उपयोगिता का सामान्यीकरण हो जाता है, साख का आधार हो जाता है। और गौण कार्य में जो है भावी भुगतान का आधार हो जाता है, मूल्य का संचयन हो जाता है, मूल्य का हस्तांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित हैं? तो 4 माप प्रचलित हैं। ठीक है, भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की जो है 4 माप प्रचलित हैं, जिसमें M1, M2, M3, M4। ठीक है, और M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को जो है क्या कहते हैं, M3 को विस्तृत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काउंटिंग आउट प्रभाव क्या है? काउंटिंग आउट प्रभाव क्या है? तो ये सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी का होना जो है काउंटिंग आउट कहलाता है। ठीक है, जब सरकार ऋण लेकर राजकोषीय व्यय को पूरा करती है तो ब्याज दर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे निजी निवेश में जो है कमी आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, काउंटिंग आउट प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो है गुणक की प्रभावशीलता कम होने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत करता है? ये चित्र देख को आपको बताना है। तो ये जो ग्राफ बना है ये अधोगामी, ठीक है, ये अधोगामी कर की चित्र बना हुआ है। ठीक है, अधोगामी कर प्रणाली में जो है प्रगतिशीलता और अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। ठीक है, प्रगतिशीलता और अनुगामी के दोनों का जो है ये मिश्रण होता है। ठीक है, और इस कर के दर की वृद्धि बहुत तेज नहीं होती है, जिससे उच्च आय अर्जित करने वाले बहुत त्याग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है,
कृषि आयकर है, तो कृषि आयकर राज्य सूची में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कृषि आयकर जो है राज्य सूची का विषय है और भारत में कृषि आयकर सर्वप्रथम 1938 में बिहार सरकार द्वारा जो है लागू किया गया था। यह एक प्रगतिशील कर है जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को आय को बढ़ाना है तथा मालगुजारी के प्रतिगामी प्रभाव को कम करके जो है कृषि कर प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किस दशा में कर विवर्तन संभव है? तो ये बिक्री कर में, वस्तु एवं सेवा कर में, मनोरंजन कर में। ठीक है, तो सभी में जो है विवर्तन संभव है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, एवं मनोरंजन कर वह उत्पाद कर भी हो सकता है। ठीक है, उत्पाद कर, इसको भी आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर हैं ये सभी। ठीक है, चूँकि अप्रत्यक्ष कर का विवर्तन संभव होता है। ठीक है, तो जो भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें विवर्तन संभव होता है। तो ये सभी कर जो हैं ये अप्रत्यक्ष कर हैं, इसलिए वहाँ पे विवर्तन संभव है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर किसी कर का भार अधिक होगा जबकि ईएस बड़ा होगा ईडी से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विक्रेता की अपेक्षा जो है क्रेता पर किसी का भार अधिक होगा जब ईएस बड़ा होगा किससे? ईडी से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? नहीं पूछा है, तो बैंक दर जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं माना जाता है। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है, अथवा कहा जाए तो स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है, वो क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। तो यहाँ पे ये उसका उपकरण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी? तो उसकी सीमांत लागत जो होगी वो शून्य होगी। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनके उत्पादन से बाह्य लाभ का सृजन होता है और इस प्रकार के लाभ का उपयोग वे भी करते हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान नहीं किया है। अर्थात देखा जाए तो इनका लाभ अविभाज्य होता है तथा संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। और शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं को दो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी जाती हैं। पहला उसमें विशेषता होता है प्रतिद्वंद्विता की अनुपस्थिति रहती है उसमें। ठीक है, और दूसरा विशेषता है अपवर्जन के नियम का उसमें अभाव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जेके मेहता का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, जेके मेहता ने बताया था और इन्होंने बताया था कि सार्वजनिक व्यय के उचित प्रयोगों से लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यय की अधिकता जो है सरकार के राजकोषीय घाटे पर जो है विपरीत प्रभाव डालती है, जिसका प्रतिफलन जो है मुद्रास्फीति की वृद्धि के रूप में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, विदेशी व्यापार गुणक का मान बराबर है। तो किसके बराबर है? तो विदेशी व्यापार गुणक वह बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, जो कि निर्यात की तुलना में कई गुना होती है। और देखा जाए तो निर्यात एवं राष्ट्रीय आय के बीच जो है फलनात्मक संबंध बताने वाला तत्व विदेशी व्यापार गुणक कहलाता है। जैसे डेल्टा वाई बराबर के एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसको जब हम के एफ को इधर लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी के एफ का यही मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान, ठीक है, 1 अपान डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा? एम पी एस प्लस एम पी एम प्लस एम पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, एम पी एस प्लस एम पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जे बी से ने सुझाव दिया था।
तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जे.बी. से ने अधिक निवेश का सुझाव दिया था। ठीक है, अधिक निवेश का सुझाव दिया था। से इनका पूरा नाम था जे.बी. से। ठीक है, जे.बी. से। ठीक है, और से इस मत के थे कि उत्पादन की कोई क्रिया जो है बेरोजगार श्रमिकों तथा अन्य साधनों को रोजगार देगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर साधनों की आय में सृजन हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, केन्स के तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। तो तरलता जाल क्या दर्शाता है? तो पूर्णतया लोचदार मुद्रा की मांग को दर्शाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्याज की एक निश्चित निजी दर पर जो है मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, और इस स्थिति में जो है एलपी वक्र जो होता है, यहाँ पे एलपी वक्र कैसे दिखाया जाएगा? यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो वक्र बनता है एलपी वक्र बनता है। ठीक है, तो एलपी वक्र जो है ये पूर्णतः लोचदार हो जाता है, जिससे तरलता जाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है भाग निकलेगा जो, यही तरलता जाल को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है, लगान का विभेदीकरण सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये रिकार्डो से संबंधित है। ठीक है, लगान का विभेदीकरण सिद्धांत रिकार्डो से संबंधित है। रिकार्डो ने कहा था कि लगान एक भेदात्मक बचत है। उत्तम तथा खराब भूमि के उत्पादन या आय के अंतर को ही रिकार्डो ने लगान कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता की और विशेषताएं हैं, जैसे समरूप वस्तुओं का उत्पादन, क्रेता व विक्रेता की अधिक संख्या, बाजार का इन्हें पूर्ण ज्ञान, फर्मों को आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता, ये सभी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो संख्या कम नहीं होती है बल्कि संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दिया था पीगू ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीगू की संस्थिति फर्म का दृष्टिकोण जो है वस्तुतः मार्शल के ही दृष्टिकोण का संशोधित रूप है। पीगू का मत था कि यदि कोई उद्योग संस्थिति या साम्य की स्थिति में हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में जो है संस्थिति की स्थिति में होगा। यही जो है साम्य फर्म की अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है। शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है तो किसका? तो ये या तो कीमत या तो उत्पाद की मात्रा को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तरह जो है एकाधिकारी भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, और एकाधिकारी का लाभ अधिकतम तब होता है जब एमसी बराबर एमआर हो। ठीक है, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत को एमसी कहते हैं, और वक्र की ढाल सीमांत को एमआर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों बराबर होंगे तभी या तो कीमत या तो उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है। तो अनुकूलतम फर्म को कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम लागत जो है संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, उत्पादन फलन का सीधा संबंध है। तो उत्पादन फलन का सीधा संबंध किससे है? तो ये है उत्पादन के साधन से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन फलन का सीधा संबंध उत्पादन के साधन जैसे श्रम हो गया, पूंजी हो गया, तकनीकी हो गया, इससे होता है। ठीक है, और उत्पादन फलन जो है आगतों एवं निर्गतों की मात्राओं के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिमान वक्र की ढाल दर्शाती है।
तो अधिमान वक्र कैसे बनता है, इस तरह से बनता है अधिमान वक्र, ठीक है। इसी तरह से बनता है अधिमान वक्र ना। तो ये ढाल किसको दर्शाती है, ये तो ये दर्शाती है आपका वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को, ठीक है, वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाती है। और इसका फार्मूला क्या होता है, MRS XY अपान डेल्टा Y अपान डेल्टा X, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया, तो ये दिया था एडम स्मिथ ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास स्मिथ ने दिया था और स्मिथ ने यह तर्क दिया था कि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है, फिर भी यह सस्ता है, जबकि हीरा जीवन के लिए आवश्यक न होते हुए भी अत्यंत महंगा है। इस विरोधाभास को स्मिथ एवं स्वयं सुलझा नहीं पाए थे और इस विरोधाभास को मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के द्वारा जो है इसको सुलझाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तरल रेखा मार्ग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है उसके मध्य बिंदु पर मार्ग की लोच का मान क्या होगा, तो यहाँ पे उसके मध्य बिंदु पर मार्ग का जो लोच होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी सरल रेखा मार्ग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है, यानी ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों अक्षों को जो काटता है, ठीक है, दोनों अक्षों को जो काटता है, इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु का मान, ठीक है, मध्य बिंदु पर मार्ग की लोच का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1.0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो मार्ग की लोच होगी, तो मार्ग की लोच क्या होगी, इकाई से कम हो जाएगी, ठीक है। यदि कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो मार्ग की लोच हमेशा इकाई से कम होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्ग का नियम आधारित है, तो मार्ग का नियम किस पर आधारित है, तो ये सीमांत उपयोगिता पर आधारित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्ग का नियम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो है कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या कमी होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो TUN-1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। तो मार्ग की गणनवाची उपयोगिता सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तो पहला में आपका 2 सही हो जाएगा। और मार्ग का प्रगट वरीयता सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था सैमुएल्सन ने, ठीक है। यहाँ पे दूसरा में आपका 4 हो जाएगा। और मार्ग की का तटस्थता वरीयता सिद्धांत ये किसने दिया था, तो ये दिया था हिक्स ने, ठीक है। तीसरा में आपका 1 हो जाएगा। और अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत ये किसने दिया था, तो जॉन ओ न्यूमैन ने, ठीक है। यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, 4 में 3 हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 किस में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 4, 1, 3 किस में है, तो ये है सी में, ठीक है। 2, 4, 1, 3, ठीक है। तो यहाँ पे सी कूट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद में इसका अभाव होता है, तो पूंजीवाद में किसका अभाव होता है, तो सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है, ठीक है। पूंजीवाद में जो है सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है, इसमें जो है निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है तथा सरकारी नियंत्रण को क्रमशः समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।